आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट ये ख़ास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं अलका। अपनी तरह का ये ख़ास प्रोग्राम आपका अपनी आमदनी, रोज़मर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीक़ों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की ज़बानी मुहैया कराता आया है। आज हम बात करेंगे स्मॉल सेविंग्स की। जब शेयर बाज़ार में गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट्स में जब इजाफा होता है तो इसका अट्रैक्शन और भी बढ़ जाता है। आइए हम आपको स्मॉल सेविंग्स के बारे में तफसील से बताते हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। आइए इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ हैं इंडिया पोस्ट के फाइनेंस सर्विसेज पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया के डीडीजी पवन कुमार सिंह, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के जनरल मैनेजर राजकुमार मिश्रा जी, और हमारे साथ हैं इंडिया पोस्ट के डीडीजी RBNPL जी राजेश सिंह जी। तो मिश्रा जी, आप बताएं कि इंश्योरेंस को लेके क्या क्या ऑफर किया जा रहा है आपके ज़रिए? भारतीय डाक विभाग काफ़ी समय से इंश्योरेंस स्कीम्स चला रहा है। इनफैक्ट हम इंश्योरेंस की स्कीम चलाने में वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं इस देश में। 1 फरवरी सन 1884 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल पास हुआ था, जिसके तहत 1 फरवरी 1884 से हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा डाक विभाग के एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। सन 1888 में यह सुविधा टेलीग्राफ विभाग के एम्प्लॉयज़ को एक्सटेंड की गई। सन 1894 में ये सुविधा फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफ अर्स्टवाइल PNT डिपार्टमेंट को ये दी गई। इनफैक्ट हम इस देश में फीमेल एम्प्लॉयज़ को कवर करने वाले, लाइफ रिस्क कवर करने वाले पहले इंश्योरर हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता गया। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए, आर्म्ड फोर्सेस जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं उनके लिए, और जो डिफेंस फोर्सेस के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हैं, इन सब के लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम थी। मार्च 1995 में चूँकि हमारी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी इस देश में बहुत कम थी, तो इसको बढ़ाने के लिए मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर 24 मार्च 1995 से हमने रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस शुरू की, जिसको ग्रामीण डाक जीवन बीमा कहते हैं। ये ग्रामीण डाक जीवन बीमा ग्रामीण इलाके में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, उसको जरूरी नहीं है कि वो सरकारी एम्प्लॉय हो, जो भी व्यक्ति ग्रामीण इलाके में रहता है, ही कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। सन 2017 में, सितंबर 2017 में हमने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट्स को भी हमने सरकारी कर्मचारियों के अलावा हमने प्रोफेशनल्स के लिए एक्सटेंड किया, और हमने जो एम्प्लॉयज़ हैं लिस्टेड कंपनीज की, चाहे वो NSE में लिस्टेड हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, हमने उनके लिए भी ये किया। तो आज के दिन कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी पेशेवर, जैसे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, लॉयर्स हों, जर्नलिस्ट हों, ये चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हों, प्राइवेट कंपनी में काम करते हों, कार्यरत हों, या अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हों, या सरकारी क्षेत्र में काम करते हों, ये सारे लोग अब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जो खास फीचर्स हैं, ये है लो प्रीमियम और हाई बोनस। हम पॉलिसी होल्डर से कम प्रीमियम लेते हैं और उसी कम प्रीमियम में हम ज़्यादा बोनस देते हैं। किसी भी दूसरे, इस देश में कोई भी दूसरा इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर हो, उसके बनिस्बत हम लो प्रीमियम और हाई बोनस, ये हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो इसमें पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 6 तरह की स्कीम्स हैं, और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में भी 6 तरह की स्कीम्स हैं। सबसे जो हमारी पॉपुलर स्कीम है वो है एंडोमेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये 19 साल से कोई भी व्यक्ति, जो 19 साल से 55 साल तक की आयु का कोई भी व्यक्ति एंडोमेंट इंश्योरेंस स्कीम ले सकता है। इसकी PLI में मिनिमम लिमिट है 20,000 से लेकर के 50 लाख तक की पॉलिसी करवा सकता है, और रूरल PLI में 10,000 से लेकर के 10 लाख तक की पॉलिसी करवा सकता है। और इसमें 3 साल के बाद
अगर वो चाहे तो वो सरेंडर भी कर सकता है, और उसको 3 साल के बाद अगर इस पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ लोन लेना हो तो वो लोन भी ले सकता है। तो ये हमारी सबसे जो चलने वाली स्कीम है एंडोमेंट इंश्योरेंस। इसके अलावा हमारी दूसरी जो स्कीम है वो है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस भी 19 साल से 55 साल तक की आयु का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जहां एंडोमेंट इंश्योरेंस स्कीम में जो एज ऑफ मैच्योरिटी थी पॉलिसी की, वो एक प्री डिटरमिन्ड एज ऑफ मैच्योरिटी होती है जो 35 साल से शुरू होती है। तो मैं अगर पॉलिसी होल्डर हूं, मैं 35 साल में, 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में, 55 साल में, 58 साल में, 60 साल में मैं अपनी प्री डिटरमिन्ड एज पे मैच्योरिटी का फायदा उठा सकता हूं। लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस में ये मैच्योरिटी मुझे 80 साल की उम्र में मिलेगी। अच्छा। और अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु 80 साल से पहले हो जाती है तो पूरी की पूरी बेनिफिट मिल जाती है उसके द्वारा नॉमिनी को। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एंडोमेंट इंश्योरेंस एंड द होल लाइफ इंश्योरेंस। तो पवन जी, यहाँ पे एक आपका ऑलरेडी एक कस्टमर है, किसी ने स्मॉल सेविंग्स में आपकी सर्विसेज ऑलरेडी अवेल की हुई हैं, तो वो अगर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो क्या कोई उसमें बेनिफिट हो जाता है या इजी होता है? तो जैसे मान लीजिए किसी का सेविंग्स अकाउंट है हमारे पोस्ट ऑफिस में, और वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, तो वो डाकघर को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमारे अमुक खाते से आप चाहे महीने में या तिमाही या छमाही या वार्षिक जितना भी प्रीमियम है वो आप हमारे अकाउंट से पीएलआई पॉलिसी में ट्रांसफ़र कर दें, तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जितने भी हमारे सर्विसेज हैं पोस्ट ऑफिस में एक दूसरे के पूरक हैं। हम अगर ग्राहक अगर जागरूक रहें तो उनको इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी कि वो पोस्ट ऑफिस आकर, वो आज के ज़माने में कहते हैं ना वन स्टॉप शॉप, राइट। पोस्ट ऑफिस में आकर उनको फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड सारी की सारी सुविधाएं पोस्ट ऑफिस में मुहैया कराई जाती हैं। तो यहाँ पर ही मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे डीडीजीएफएस ने कहा यहाँ कि हमारी पोस्ट ऑफिस वन स्टॉप शॉप हैं। तो जो इस सरकार की जो मोटो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश, उसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस से बेहतर जगह नहीं मिल सकती है। और जैसा आपका सवाल था कि अगर मेरे पास सेविंग्स बैंक की अकाउंट है तो कोई बंदिश नहीं है, मैं आराम से मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ। और बेसिक डिफरेंस क्या है कि इंश्योरेंस में जो सबसे बड़ा यहाँ ये है, इट इज़ सेविंग्स प्लस प्रोटेक्शन। हमारी जितने भी पॉलिसीज़ हैं वो एंडोमेंट पॉलिसीज़ हैं, तो इसमें सेविंग्स हैं, तो आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, आपको एक निश्चित आधार पे एक बोनस मिलती है, और बाय चांस अगर पॉलिसी होल्डर की असामयिक मृत्यु हो जाए, उस असामयिक मृत्यु के कारण उसके नॉमिनी की लाइफ सुरक्षित रहती है। अगर वो ब्रेड अर्नर है अपने फैमिली का तो उसके डिपेंडेंट्स को परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि सेविंग्स के साथ साथ इंश्योरेंस की बेनिफिट्स हमें जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जीवन में अनिश्चितताएं बहुत सारे भरी हुई हैं। तो इन अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक इंश्योरेंस की पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए कि अगर असामयिक मृत्यु हो जाए या इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाए जी, तो मैं अगर परिवार का पॉलिसी होल्डर अगर परिवार का ब्रेड अर्नर है तो उसके डिपेंडेंट्स को परेशानी ना हो। जी जी, बिल्कुल। इसलिए जरूर लेना चाहिए। राजेश जी, यहाँ पे ये बताएं कि हमने स्मॉल सेविंग्स की हम बात कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं ये बात मानेंगे कि आज के टाइम एक आम आदमी के पास इन्यूमरेबल ऑप्शंस मौजूद हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे एडवांटेजेस हमने हालांकि डिस्कस की, लेकिन इसको पूरा सम अप करते हुए थोड़ा ब्रीफली, ये एक मौका है आपके पास, लोगों के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इनको ऑप्ट किया जाए ओवर अदर्स? गांव में अब पीपीएफ की स्कीम, सीनियर सिटीजन, ये स्कीम अब गांव से भी उपलब्ध हो गई है, जो अच्छा। पहले शहरों के डाकघर से थी। मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने पहले जुलाई 2020 से जुलाई 2020 से ये सारी सुविधाएं और सर्टिफिकेट की सुविधाएं ये अब गांव में उपलब्ध हो गई है। तो आपको कोई शहर के डाकघर में जाकर एनएससी, केवीपी लेना या फिर एमआईएस का अकाउंट खुलता नहीं था। गांव में आरडी खुलता था, टीडी खुलता था, टर्म डिपॉजिट, आरडी और सेविंग्स बैंक। एमआईएस का गांव से खुल जाना, सुकन्या समृद्धि का गांव में हो जाना, एनएससी का उपलब्धता, एनएससी के स्कीम्स की उपलब्धता गांव से हो जाना, और पहले पीएलआई का भी जो स्कीम था वो थोड़ा शहरी रूप था उसका। जी। अब गांव का जो
हमारा पोस्ट मास्टर है वो पहले आरपीएलआई करता था, सिर्फ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करता था, अब उसको पीएलआई की भी सुविधा दे दी गई है, जिससे कि वो जो हमारा एक पॉस डिवाइस है, बड़ा यूनिक सा डिवाइस है, छोटा डिवाइस है, और वो सिम बेस्ड नेटवर्क से कनेक्टेड है पूरे हमारे सेंट्रल सर्वर आर्किटेक्चर में। तो कोर इंश्योरेंस की जो सुविधा है जी, ग्राहकों को तुरंत पता चल जाता है कि हमारे बैंक में क्या बैलेंस है। अगर राजकुमार मिश्रा जी का जो जितने भी इनके पॉलिसीज़ हैं, जब इन पॉलिसीज़ के लिए कोई सामने आता है ग्राहक, तो उसका इंडेक्सिंग वहीं पे हो जाता है। अच्छा। पॉलिसी बाद में प्रधान डाकघर से पॉलिसी स्टेटमेंट इशू होता है, लेकिन गांव वाला जो हमारा लास्ट माइल में कर्मचारी है वो उस पूरा इंडेक्सिंग वहीं पे कर देता है और फर्स्ट प्रीमियम भी कलेक्ट कर लेता है, डॉक्यूमेंटेशन करके वो फिर अपने निकटतम डाकघर को दे देता है अग्रिम कार्रवाई के लिए, और फिर वो पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाता है। तो ये पहले तो मैनुअल होता था, अब ये सारा चीज़ एक मेरे ख्याल से 7 इंच बाय 2.5 इंच का डिवाइस है, जो कि हम एक मॉल में या स्टोर में देखते हैं, टैबलेट से भी छोटा डिवाइस है। उस डिवाइस के माध्यम से पूरे हमारे 1,31,000 ग्रामीण डाकघर कनेक्टेड हैं। अच्छा। और उस कनेक्शन के कारण हम लोग कोर बैंकिंग की सुविधा और ये सुविधा को, अगर एक अकाउंट हमारा कोई पर्टिकुलर गांव में है, कहीं और शहर में मैं ट्रांसफ़र हो गया, या मैं एक वेज लेबरर हूं, तो उनका मोबिलिटी होता रहता है, जहां काम है वहां वो चले जाते हैं। तो ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का जो समावेश अभी डिपार्टमेंट ने अपने इसमें किया है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इंश्योरेंस के लिए, जो नया पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी ग्रामीण इलाकों में आ गया है, उसका भी लाभ कस्टमर उठा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, मेरे ख्याल से गांव में 1,07,000 गांव में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी मोबाइल स्तर पे है। तो पूरा ये डिजिटल वित्तीय सेवाओं का एक समावेश डाक विभाग में पिछले 2-3 सालों में बहुत बढ़ गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के आने से डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ गई। टेक्नोलॉजी का जो इंडक्शन हुआ विभाग में, उसके कारण कस्टमर को पहले क्या था कि उसे 10 दिन पासबुक का अपडेशन के लिए निकटतम डाकघर जाएगा, वहाँ से आएगा तब पता चलता है। अब वह तुरंत स्लिप निकलते ही, उससे जो प्रिंटेड स्लिप निकलता है, उससे अपना लास्ट बैलेंस तुरंत पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एम्पावरमेंट भी हुआ है रूरल कस्टमर्स का। ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं वो एम्पावर्ड फील कर रहे हैं कि अब मुझे तुरंत पता चल जाए मेरा बैलेंस क्या है। उसी तरह का मेरे ख्याल से इंश्योरेंस में भी उनको अपना कितना ड्यू हो रहा है प्रीमियम, और आगे आने वाले सालों में ऐसा प्रयास है कि कोई पॉलिसी लैप्स न करे, तो कहीं ना कहीं उनको एक रिमाइंडर जी, जो हमारा पोस्ट मास्टर है उसके डिवाइस पे सिस्टम जनरेटेड एक मैसेज आ जाए कि ये पॉलिसी आपके गांव का है, इन लोगों का लैप्स करने वाला है, तो इनको आप बताएं। अच्छा। तो यहाँ तक भी प्रयास है कि इसको भी तुरंत करा दिया जाए। पर यहाँ पे मिश्रा जी, अभी जैसे हमारी जो बातचीत अभी रही है फिलहाल की, इसमें ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा एम्फोसिस जो है वो रूरल टारगेट ऑडियंस पे रखा गया है। तो इसका फ़ायदा कितना हुआ? आपका बेस अभी ओवर द टाइम टिल रिसेंट टाइम कितना बढ़ा? हाँ, जैसा आपने सवाल किया, आज के दिन मेरे पास पीएलआई और आरपीएलआई दोनों मिलाकर मेरे पास तकरीबन 1 करोड़ एक्टिव पॉलिसी होल्डर्स हैं। और पिछले वित्तीय वर्ष में मेरी जो प्रीमियम है वो 11,700 करोड़ की प्रीमियम पिछले वित्तीय वर्ष में, मतलब फिनेंशियल ईयर 2020-21 में हमने 11,700 करोड़ प्रीमियम पीएलआई आरपीएलआई दोनों मिलाकर किया। मेरी सम एश्योर्ड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 1,80,000 करोड़ है, और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मेरी सम एश्योर्ड जितनी भी पॉलिसीज हैं वो 1,20,000 करोड़ के आसपास है। तो इस तरह हम देखें कि आज के दिन हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, पीएलआई और पीएलआई दोनों मिलाकर, अर्बन और रूरल एरियाज दोनों मिलाकर, जिनका सम एश्योर्ड 3 लाख करोड़ रुपये है। मेरे आज के दिन जो इंश्योरेंस फंड है मेरा एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो आज के दिन 1,20,000 करोड़ की हमारे पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो
तो इस तरह देखेंगे कि अगर इंडस्ट्री में मैं देखूं यहाँ, तो ये काफ़ी सम्मानीय स्थिति है जी। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली, जैसा हमारे पैनलिस्ट ने बताया, हमने अपने SOPs में जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उसमें हमने काफ़ी सिंप्लीफिकेशन की हैं, काफ़ी हमने टेक्नोलॉजिकल इंडक्शंस किए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। अब ये एज डिजिटल एज है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस आकर के या तो कैश में आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं या चेक के थ्रू जमा कर सकते हैं, और अगर आप अपने घर में आराम से सुविधा में बैठ करके, कोविड के समय अगर आपको बाहर ना निकलना हो, तो आप हमारे कस्टमर पोर्टल पे जाकर आप ऑनलाइन प्रीमियम भी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा। ये सुविधा सबके लिए है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट प्रीमियम में, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, वॉलेट हो, भीम हो, जैसा हमारे पैनलिस्ट ने बताया, UPI हो, नेट बैंकिंग हो, इन सब की सुविधा है। और ऑनलाइन पेमेंट प्रीमियम में हमें ये भी पता चलता है कि बैलेंस हमारी कितनी है, स्टेटस ऑफ पॉलिसी कितनी है। इंश्योरेंस जो है एक इवॉल्विंग लैंडस्केप है, और जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, हमारे भारतीय डाक विभाग की भी यही चेष्टा है जी। हम सतत प्रयासरत हैं कि उसमें हम पीछे न छूट जाएं। इसलिए हम अपनी ऑपरेशनल चेंजेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाने की बात हो रही है। जितनी हमारी कंप्लायंसेस हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे रेगुलेटर ने, अभी हम हालांकि रेगुलेटर के अंदर नहीं आते, लेकिन जो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम फॉलो करते हैं। जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स के जो हमारे नॉर्म्स हैं, चाहे वो इश्यू ऑफ न्यू पॉलिसी हो या उसकी क्लेम सेटलमेंट की नॉर्म्स हो, वो जो बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस हैं उसके समकक्ष हैं। तो जो पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन इंटरेस्ट करते हैं, उसमें हम पीछे नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि अपने पॉलिसी होल्डर्स को अधिक से अधिक सुविधा दें, कम से कम यहाँ उसको परेशानी होकर। और साथ ही साथ हमारी क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी हमारे इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। इनफैक्ट इट्स मोर देन 99%। हमारे यहाँ चूँकि जो PLI हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज़्यादातर होते हैं, उनको एक एश्योर्ड इनकम मिलती है, उनका एक हेल्थ कवर एक एश्योर्ड होता है, इसलिए इसमें लैप्सेशन भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कम है, और हमारी इसलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ही अच्छी है जी। और जहाँ तक रही दूसरे इसके साथ बात करने की, तो चूंकि हमारी वर्किंग एक्सपेंसेस बहुत कम है, इसलिए हम बोनस, आप इंडस्ट्री में आज के दिन रेगुलेटर के अंदर 24 प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग LIC, लेकिन हमारी बोनस इन सब से कहीं बहुत ज़्यादा अधिक है। जैसे अगर मैं एंडोमेंट एश्योरेंस का लूँ, तो 1000 रुपये के इसमें सम एश्योर्ड में 52 रुपया प्रति वर्ष हम बोनस देते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर 100 रुपया लें तो 5.2 रुपया। तो आप ये देखें कि इसका दोगुना फायदा क्या है। एक तो मैं लाइफ रिस्क कवर कर रहा हूं कि अगर पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए तो उसको पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिल जाएगा, उसमें तक जितनी बोनस अप्रूव्ड हुई इतना ही। साथ ही साथ चूंकि बोनस एंडोमेंट में मेरी 52 रुपये पर 1000 पर एनम है, तो वो इट ट्रांसलेट्स रफली टू 5.2% इंटरेस्ट पर एनम, जो काफ़ी बड़े बैंक के, बड़े बड़े बैंकों में, सारे बैंकों में कोई भी अपनी सेविंग्स बैंक में 5.2% का पर एनम का ब्याज दर कोई नहीं देता। इसलिए 5.2 होल लाइफ में मेरी बोनस है 76 रुपया पर 1000 सम एश्योर्ड पर एनम। तो इस तरह हम देखेंगे कि हम एक आकर्षक बोनस दर, एक आकर्षक रेट ऑफ रिटर्न, साथ ही साथ उसकी लाइफ रिस्क कवरेज दोनों हम प्रदान कर रहे हैं जी। तो और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, प्रोसेसेस को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं जी। अच्छे कस्टमर नॉर्म्स को ही कर रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की मिश्रा जी ने, पवन जी बात की, आपने काफ़ी कुछ तो डिटेल में बताया भी, राजेश जी ने भी बताया कि कुछ डिवाइसेस तक दिए गए हैं गांव-गांव के हर पोस्ट ऑफिस में। तो ऐसे में ये एडवांसमेंट के बारे में और थोड़ा हमें बताइए कि किस तरह से किया गया कि टेक्नोलॉजिकली भी पीछे ना रह जाएं। और दूसरा, कोविड ने हर किसी को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट किया, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ बदलाव लाया। तो क्या आपने भी इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस किया, इसके बाद कुछ नए स्टेप्स लिए? जी, तो इसमें थोड़ा मैं हिस्ट्री में जाऊंगा। तो जब मैं विभाग में आया 2000 में, तो उस वक्त हमारे जो सेविंग्स बैंक के कार्य थे और इवन जो लाइफ इंश्योरेंस का काम था, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का,
मैनुअल सिस्टम चल रहा था, मतलब बड़े बड़े खाते के अंदर एंट्री होती थी। और जैसे जैसे हम लोग समय से आगे बढ़ते गए तो पहले तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स आए, उसमें हम लोगों ने सेविंग्स बैंक की सुविधा को कंप्यूटराइज किया, इंश्योरेंस की सुविधा को कंप्यूटराइज किया। बट वो क्या था कि हमारे प्रोसेसेस कंप्यूटराइज हो रहे थे, कस्टमर को उसका मतलब रियल बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो एक दशक पहले डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा आईटी प्रोजेक्ट सरकार की मदद से लेकर आए और इसके तहत एक कॉमन डेटा सेंटर, एक सेंट्रल सर्वर बेस्ड पूरा एक सिस्टम बनाया गया, जिसमें कि जो हमारी सरकारी डाकघर हैं तकरीबन 25,000 और जो ग्रामीण डाकघर हैं तकरीबन 1,31,000, तो ये सारे के सारे डाकघरों को उस सर्वर के साथ जोड़ दिया गया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी ग्राहक अगर पोस्ट ऑफिस में खाता खोलता है या इंश्योरेंस लेता है जी। तो अगर वो मान लीजिए पटना में बैठा है और कल को वो दिल्ली आ जाता है तो उसको पोस्ट ऑफिस की सुविधा लेने के लिए वापस पटना नहीं जाना पड़ेगा, वो दिल्ली के किसी भी डाकघर में अपनी सुविधा प्रदान कर सकता है। अब चूंकि हम लोग बैंकिंग प्रणाली के बाहर काम करते हैं तो इसलिए जो बैंक में सुविधाएं, जो इंटर बैंकिंग ट्रांसफ़र्स, जो यूपीआई, ये सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी। तो इसलिए हमारे पास फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधा हमें मिली, हमें लाइसेंस मिला। डिपार्टमेंट ने 2018 साल में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का शुभारंभ किया। आज 1,36,000 से ज़्यादा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एक्सेस पॉइंट्स मौजूद हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। आप देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आने से पहले देश में तकरीबन 1,30,000 के आसपास बैंक ब्रांचेस थे और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आने के बाद वो आंकड़ा सीधे डबल हो गया एक साथ। तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमने बैंकिंग नेटवर्क का भी जाल फैला दिया। आज आपने कोविड की बात करी तो उसमें जैसे शुरू में बात हुई थी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की, तो कोविड काल में देखिए हम लोगों में से लगभग सभी लोग जिनकी मजबूरी नहीं थी या जिनको ऑफिस नहीं जाना था वो घर में ही थे, और लेकिन उनकी तो ज़रूरतें खत्म नहीं होती। तो हमारे कर्मचारी पैसा लेकर उनके घर तक जाकर, चाहे उनका खाता किसी भी बैंक में हो, वो 10,000 रुपये तक की निकासी प्रतिदिन कर सकते थे। और इस तरह तकरीबन हम लोगों ने करोड़ों ऐसे ट्रांजैक्शन किए कोविड काल में, जब लॉकडाउन भी था। बट डाकघर और डाकघर के कर्मचारी डाकघर के अंदर और डाकघर के बाहर नेटवर्क के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं बगैर किसी रोक टोक के, निर्भीक होकर। ऑब्वियसली जितनी भी कोविड संबंधी सुरक्षा का प्रावधान करके, और आगे आने वाले समय में जैसा कि हमने पहले भी बताया, हम अपनी सेविंग्स बैंक की सुविधा को और बढ़िया सुचारू रूप से करने जा रहे हैं। और ग्राहक को जो एक वो बिजनेस में होता है ना कस्टमर डिलाइट, तो हम उस स्टेज में पहुंचने जा रहे हैं कि हमारा हर ग्राहक डिलाइटेड रहेगा। मिश्रा जी, ये बताएं कि इंश्योरेंस सेक्टर में आप क्या मानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही और अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके सामने? हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि एक जो हमारी यूएसपी है लो प्रीमियम हाई बोनस, उसके तहत हम तकरीबन रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, जो जब से हमने रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस शुरू किया, थोड़ी सी लैप्सेशन है, लेकिन रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में तकरीबन 2.5 करोड़ हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं। हम गांव-गांव में जाकर, जैसा हमारे पैनलिस्ट ने बताया, आपका हम ये कह सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस आपके द्वार, जैसे आपका बैंक आपके द्वार, हम गांव में पॉलिसी उनके घर पर जा कर के, और अभी हम एक संपूर्ण बीमा योजना चला रहे हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि उस हर गांव में, जो हमने कुछ गांव को आइडेंटिफाई किया हुआ है, उस गांव में तकरीबन मिनिमम 100 हाउस होल्ड्स को बीमा से ये किया जाए, बीमा की पॉलिसी दी जाए। तो एक जो भारत सरकार के उद्देश्य है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी बढ़ाना, हम उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। जहाँ तक चैलेंज की बात है, तो जैसा मैंने कहा कि सन 2000 में हमारे यहाँ इंश्योरेंस रेगुलेटर आ गए थे, IRDA। अभी हम IRDA के तहत नहीं आते हैं, हालांकि हम उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। इंश्योरेंस एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ऑलवेज इवॉल्विंग है, तो हमें नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है,
हमें और टेक्नोलॉजी और उसमें ये करनी है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स करनी है, और अब लोगों के बीच एक जागरूकता पैदा करनी है कि आप सेविंग्स के साथ साथ आप बीमा पर भी ध्यान दें, ताकि आपकी जो जीवन की जो जोखिम है, जो अनफोर्सीन इवेंट्स हैं जिसको आप फोर्सी नहीं कर सकते, उससे आपको एक सुरक्षा मिले और सुरक्षा कवच आपको प्रदान हो। ये जरूर मेरी कोशिश है। बिल्कुल। और राजेश जी, अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आने वाले वक्त में क्या, आगे के लिए क्या सोचा है? आगे आने वाले वक्त में डाक विभाग प्रयासरत है कि विभिन्न एजेंसियों के साथ टाई अप भी करे। कुछ सेवाएं हमारी ऐसी हैं जो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, जैसे अगर किसी को कुछ ऋण की ज़रूरत हो, कुछ पैसों की ज़रूरत हो, तो वो कहाँ से मुहैया कराया जा सके। तो विभाग ने कुछ पहल इसमें भी किया है और बहुत जल्द हम लोग इसमें भी सफलता पाएंगे। कुछ बैंक्स के लोन की सुविधा डाकघर के माध्यम से होगी आगे आने वाले समय में। ये कोई पर्टिकुलर एजेंसीज़ होंगी जिनके साथ इंस्टीट्यूशनल टाई अप होगा, और जो एग्रीगेटर्स हैं इस तरह के एजेंसीज़, उनके साथ विभाग कोई एक सामंजस्य स्थापित करके, क्योंकि एक जनरल इंश्योरेंस हमारे पास एज अ सर्विस और प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है, तो एक जनरल इंश्योरेंस चाहे वो फायर का हो या व्हीकल का हो, ये इंश्योरेंस कुछ आईपीपीबी के माध्यम से भी निर्धारित हो रही है, और कुछ एक संबंधित एजेंसी है जिससे कि बात हमारा बहुत आगे तक हो गया है। हम लोग उसमें धीरे धीरे अपने ऑपरेटर को ऑनबोर्ड भी कर रहे हैं और गांव तक ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप जनरल इंश्योरेंस भी ले सके कुछ आईपीपीबी के माध्यम से, कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज़ के साथ जो टाई अप होगी, जो एग्रीगेटर हैं एजेंसीज़, वैसे एजेंसीज़ के साथ। तो आपको आगे आने वाले समय में यूटिलिटी पेमेंट के लिए या आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कर लें, बिजली का बिल है, पानी का है, डीटीएच, मोबाइल रिचार्ज, इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए गांव के लोगों को कहीं दूर दराज जाना पड़ता है। अगर वो 30 रुपये का रिचार्ज कराना है तो शायद 10 रुपये उसको आने जाने में खर्च हो जाए। ऐसा ना हो तो ये सुविधा गांव के डाकघर से उपलब्ध कराने का विचार है। बहुत ही बेहतरीन बातचीत रही आप तीनों के, हम इतने शुक्रगुजार हैं कि इतनी एनरिचिंग, इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इतने सिंपल तरीके से आप तीनों ने हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिश्रा जी, राजेश जी, पवन जी स्टूडियो में आए और इतनी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ बांटी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इस ख़ास पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है ddurduspecials@gmail.com। और अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।